गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा था राज्यसभा, जिसके बारे में हमने कल बात की, आज हम उससे आगे बात करते हैं। राज्यसभा के हमने जो बात की थी वो संरचना के बारे में, उसके कितने सदस्य होते हैं ये बात की, चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली वो बताया, राजस्थान से कितने जाते हैं, अनुसूची 4 के बारे में बात की जहां से राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की योग्यताओं की बात, यानी अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है, राज्यसभा सदस्य की योग्यता। पिछली क्लास जो मैंने आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाई थी उसमें मैंने सबकी बताई थी कि कब आप वोट दे सकते हो, कब आप सरपंच का चुनाव या कब आप लोकसभा राज्यसभा चुनाव सब बताए थे। तो आप वहां पे उस वीडियो की रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे वह भारत का नागरिक हो, he or she should be भारतीय नागरिक हो, he or she should be citizen of India, यानी वो भारतीय नागरिक हो। पहली शर्त तो ये है, और उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो वो कितने साल का होना जरूरी है? 30 साल का। और भारतीय नागरिक तो आपको पता ही, अगर आपको भारत में कोई भी पद लेना है तो भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। शर्त है जो पहले मैंने आपको उम्र बताई थी वो आपको ध्यान रखनी है। आप वोट कब कर सकते हो, यानी वयस्क मताधिकारी की उम्र 18 साल इंडिया में अगर बात करें हम, और अगर हम बात करें सरपंच का चुनाव या फिर प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनना चाहते हो और एमएलए बनना चाहते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपकी उम्र भी 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 साल। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। तो अब बात अपन राज्यसभा के सदस्य की करें, 30 साल हो, भारत का क्या नहीं होना, भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए। अब ये तो थी राज्यसभा के सदस्यों की, और कल हम उसका चुनाव पढ़ चुके हैं। अब राज्यसभा सदस्य जब बन जाते हैं, जब 245 सदस्यों से मिलकर के राज्यसभा गठित हो जाती है, तब इसमें जरूरत पड़ती है, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की जरूरत पड़ रही थी, तो यहाँ पर जो राज्यसभा का जो सबसे मुख्य होता है उसे हम राज्यसभा अध्यक्ष नहीं कह करके उसको हम कहते हैं सभापति। उसे क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा के बारे में हमने क्या पढ़ा, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को क्या किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो सभापति होगा, जो मुखिया होगा, वो उन्हीं सदस्यों में से नहीं होगा, बल्कि भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपने आप राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, आपको ध्यान रखना, बहुत एक यहाँ पे टर्म यूज होती है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब हुआ वो उपराष्ट्रपति के पद पे भी रहते हैं, और किसके पद पे रहेंगे इसके अलावा? अपने राज्यसभा सभापति के पद पे भी रहेंगे। कल आपको मैंने कार्यकाल बताया था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। तो यहाँ पर सभापति है और वो भारत के क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की बात करें अगर अपन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता है 5 साल, महाभियोग द्वारा इन्हें पहले हटाया जा सकता है, लेकिन जो इनका टेन्योर होता है वो 5 साल होता है। सेम वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा ही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी क्या होगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होगा। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाता है कि ये राज्यसभा के सभापति भी है, सभापति हैं, और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। ये तो उपराष्ट्रपति भी है भारत के, तो 5 साल बाद ये क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो चले जाएंगे, तब ये क्या होंगे? पदेन सभापति। तो राज्यसभा के सवाल पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, आपको 5 साल लिखना है। बाकी सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तब आपको 6 साल। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अपवाद टाइप है, एक्सेप्शन, और सवाल हमेशा जहां पे एक्सेप्शन होता है वहीं पे सवाल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है इनका कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल होता है, क्योंकि ये पदेन सभापति बाद में होते हैं, पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इनका चुनाव भारत का उपराष्ट्रपति है। जैसे उपराष्ट्रपति आते हैं तो राज्यसभा आपको पता है एक स्थायी सदन है, तो वहां पे कुछ भंग होना, नए आना कुछ नहीं होता। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो ऑटोमेटिकली उसका पदेन क्या हो जाता है? सभापति हो जाता है, और हर 2 साल में एक नए सदस्य आते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है कि भाई जैसे नया उपराष्ट्रपति आएंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप उस राज्यसभा के क्या हो जाएंगे? पदेन सभापति हो जाएंगे।
अब वो अगर उपस्थित नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है या किसी वजह से वो यहाँ पे नहीं है, तब कौन काम करेगा? उसके लिए एक संविधान में पद क्रिएट किया गया है, उसे हम कहते हैं उपसभापति। अब सभापति उपलब्ध नहीं है, चाहे वो पद पे नहीं हो या फिर विदेश यात्रा पे हो, बीमार हो गए या किसी और रीजन से, जो भी रीजन वहां पे उपलब्ध होता है उसके आधार पर अगर वो नहीं हो, तब उनकी जगह काम करेंगे उपसभापति। अब उपसभापति कौन होंगे? यहाँ पे वही काम करेगा जो चीज लोकसभा में कर रही थी, जैसे हमने एक लोकसभा उपाध्यक्ष पढ़ा था, ये उनकी सेम है। क्या होगा? राज्यसभा के सदस्यों में से ही, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति नियुक्त किया जाएगा। सहमति से क्या होता है? किसी एक को क्या कर दिया जाता है? उपसभापति नियुक्त किया जाएगा। अब उपसभापति है, ये उपसभापति किसके जगह पर काम करेंगे? जब सभापति उपस्थित नहीं है, उसमें उस स्थिति में ये राज्यसभा की बैठकों का क्या करेंगे? संचालन करेंगे। नहीं तो कौन करते हैं? सभापति। अगर आपने कभी राज्यसभा की बैठक देखी हो लाइव में कभी, तो आपने देखा होगा सभापति बैठे रहते हैं। वेंकैया नायडू वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू हमारे राज्यसभा के क्या है? वो सभापति है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, ये दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। अब अगर सभापति को यहाँ पे ध्यान रखना, सभापति को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति है। उपसभापति को हटाना है तो राज्यसभा के सदस्य ही वहां से अगर वो अपने मतदान से क्या करे? पास करवा के हटा सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी सभापति को हटाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? उन्हें राज्यसभा इसके लिए पहल करेगी। राज्यसभा जब पास हो जाएगा राज्यसभा से उनके खिलाफ महाभियोग, तो फिर लोकसभा उसे अगर अनुमोदन दे देती है तो फिर सभापति को हटा दिया जाएगा, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के तौर पे हटेंगे, ना कि सभापति के तौर पे हटाए। सभापति के तौर पे आप उन्हें हटा नहीं सकते हो। तो इसके अलावा इनके बाद आपको क्या ध्यान रखनी है? उपराष्ट्रपति या फिर जो सभापति और उपसभापति होते हैं, ये राज्यसभा की क्या करते हैं? बैठकों का संचालन, कौन मंत्री बोलेगा, कहां पर बोलेगा, कितने समय के लिए बोलेगा, ये सारी चीजें उनके द्वारा क्या की जाएगी? तय की जाएगी। अब बात करते हैं राज्यसभा की कुछ शक्तियों के बारे में। राज्यसभा की शक्तियां, ये दो पदाधिकारी आपको याद रखने, और अब उनके हम करेंगे राज्यसभा की शक्तियां। देखो, लोकसभा जनता का सदन है, निम्न सदन है, लोगों का सदन है, उसे राज्यसभा की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। उतनी राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त नहीं है। जैसे मैंने आपको एक पढ़ाया था आर्टिकल अगर 109 अगर आपको याद हो, उसमें क्या होता है? लोकसभा में बिल पेश होता है और लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाएगा। 110 के तहत कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो धन विधेयक के बारे में क्या स्पेशल चीज है? जो मनी बिल होता है वो हमेशा और हमेशा पहले लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा में नहीं जा सकता है। अब पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित हुआ, फिर वो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, और जब वो लोकसभा से बिल राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा के पास क्या ताकत है? राज्यसभा के पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस बिल को पास करना होगा। धन विधेयक को राज्यसभा अगर कितने दिन रोक सकती है? सिर्फ और सिर्फ 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के अंदर उन्हें क्या करना होगा? उस बिल को पास करना होगा और फिर वापस किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास में जाएगा। तो एक तो धन विधेयक के मामले में उनको कम शक्ति प्राप्त है। हाँ, अगर कोई सामान्य विधेयक है, धन विधेयक को छोड़कर बाकी कोई भी विधेयक हो, यानी सामान्य विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो या किसी कोई भी विधेयक हो, वो विधेयक क्या हो सकता है? पहले राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? तो मनी बिल, यानी धन विधेयक वहां पेश नहीं हो सकता। धन विधेयक उनको 14 दिन में क्या देनी होगी? अनुमति। लेकिन सामान्य विधेयक या अन्य विधेयक वहां पे आ सकते हैं। लेकिन जो दो ताकतें यहां पर राज्यसभा को प्राप्त है, वो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त नहीं है। नाम से पता चल रहा है सदन किसका? राज्यों का। यहाँ पे इनको दो शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। वो शक्तियां क्या है? पहली शक्ति, एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 249 249 के तहत लिखा हुआ है, अगर राज्यसभा को लगता है, 249 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर राज्यसभा को लगता है, राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा राज्य सूची की, कौन सी सूची? अभी बात करेंगे सूची क्या होती है। राज्य सूची के किसी विषय को
क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर कानून बना सकती है। ये लोकसभा को अधिकार प्राप्त नहीं है, कानून घोषित कर कानून बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, कानून बना सकती है। ये अधिकार आपके लोकसभा को कतई प्राप्त नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 249 आपको याद रखना है, राज्यसभा राज्य सूची के विषय को। अब ये चीज क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं, यानी राज्य सूची क्या है। अब आपको यहाँ पे एक आपको याद रखना है अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, बाद में क्या कर दिया गया, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। अनुसूचियों के बारे में कभी टाइम मिला तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अनुसूचियां कितनी है, टोटल 12, उसमें से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। अगर आपने कभी पढ़ा है, भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का स्पष्ट क्या होता है, बंटवारा होता है। तो वो कौन सी अनुसूची में बंटवारा किया है, 7वीं अनुसूची में। आर्टिकल 246, आर्टिकल कौन सा है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 246 भी इस 7वीं अनुसूची के साथ साथ बताता है कि भारत में राज्य सूची का अनुसूचियों का, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कितनी सूचियां बनाई गई है, तो 3 सूची। पहली आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं संघ सूची। दूसरी इसको हम कहते हैं राज्य सूची, सेंट्रल शेड्यूल, स्टेट शेड्यूल, और एक होती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट शेड्यूल। तो ये 3 सूचियां हो गई। कुछ अवशिष्ट विषय होते हैं जो केंद्र सरकार के पास होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो पहले देखो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हो गई। इसी को आप संघ को केंद्र कह सकते हो, मैं जब शुरू किया तभी भी आपको बताया था, संघ या केंद्र सूची। इसमें क्या होते हैं, ऐसे विषय जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो किसके अंदर आएंगे, संघ सूची के अंदर आएंगे। यानी वहां इन संघ सूची के विषयों पर राज्य को कोई अधिकार नहीं होता है कि वहां कोई इंटरफेयर करे। तो यहां पर संघ सूची का मतलब हुआ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार मतलब भारत की संसद, केंद्र सरकार कानून बनाए, उसे तो हम कहेंगे संघ सूची के विषय। जैसे कुछ उदाहरण दे देते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल रेलवे। अब आप कभी रेल की यात्रा की होगी, आपने कभी नहीं देखा होगा राजस्थान की रेल, गुजरात की रेल, महाराष्ट्र की रेल, कहीं पे देखिए नहीं होती। रीजन क्या है, क्योंकि रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, यानी वो केंद्र सरकार ही रेलों को चला सकती है, ना कि कोई राज्य सरकार। बसेस बहुत चलती है, आपने देखी होगी, लेकिन कभी आपने क्या रेल देखी है राजस्थान के चलते हुए? नहीं। कारण क्या है, क्योंकि वो राज्य सरकार का जब विषय ही नहीं है, तो राज्य सरकार उस पर क्या नहीं बना सकती है, कानून नहीं बना सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, कानून बना सकती है, आपके केंद्र सरकार। डिफेंस यानी रक्षा। अब रक्षा देखो, आपने सेना देखी होगी, भारतीय सेना होती है, राजस्थान बाकी स्टेट्स की सेना नहीं देखी होगी। कारण क्या है, रक्षा किसका मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों को कौन हैंडल करता है, केंद्र सरकार हैंडल करती है। रक्षा को ले लो या विदेशी मामले ले लो, यानी कभी आपने देखा होगा किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी देश की यात्रा पे जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि ये उनका मामला ही नहीं है। विदेशी मामले, किसी देश के साथ हमारे क्या संबंध होंगे, किस तरह से हम उनके साथ व्यापार करते हैं, या उनको किस तरह से हमें हैंडल करना है, वो सारे के सारे मामले केंद्र सरकार द्वारा यानी संघ सूची द्वारा किए जाते हैं। तब ये किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। बहुत सारे विषय होते हैं जो किसके अंदर आते हैं, केंद्रीय सूची के अंदर आते हैं। तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकती है कानून, संसद बना सकती है। अब दूसरी बात करें राज्य सूची, यानी जिसपे कौन कानून बनाए, राज्य सरकार कानून बनाए। ध्यान रखना है आपको, केंद्र सरकार के जो विषय वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार के विषय उन पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। अगर केंद्र सरकार वायोलेशन करके राज्य सरकार के कानून सूचियों पे कानून बनाना शुरू कर दे, ये इनके खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ हो जाएगा। तो राज्य सरकारें या तो एससी का या फिर एचसी का क्या ले सकती है, सहायता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि केंद्र हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। तो इनका स्पष्ट बंटवारा है, संघ सूची के विषय पर संघ सरकार, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार। तो यहाँ पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करें पुलिस। अब पुलिस किसका विषय है, राज्य सरकार का विषय है। इसका नाम देखो, प्रत्येक राज्य की अलग पुलिस होती है। रीजन क्या है, क्योंकि विषय किसका, राज्य सरकार का होता है। इसका पुलिस क्या है, राज्य सूची में आएगी। खनन को ले लो, ये चीजें किसके अंदर आएगी, आपके राज्य सूची के अंदर आएगी, जिसमें राज्य सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो इसमें इंटरफेयर कौन नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार। अब यहाँ पे अगर बात करें समवर्ती सूची का, इसका अर्थ होता है केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाए। तो अब यहाँ पे ये समवर्ती सूची, ये बैलेंस करने के लिए, यानी या तो क्या
राज्यों के पास ज्यादा ताकत चली जाए ना केंद्र के पास, ये बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है, जिस पे राज्य सरकार को लगता है तो राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार को लगता है तो केंद्र सरकार। अब क्या होगा, अगर कभी कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाए, कभी विरोध हो जाए, विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, ज्यादा मान्य होगा, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम है, हमारी संसद कानून बनाती है, उसे माना जाएगा। इसके अंदर आपकी शिक्षा, आपने देखा होगा सीबीएसई के विद्यालय भी होते हैं, सेंट्रल बोर्ड होते हैं, और आरबीएसई के राजस्थान सरकार के विद्यालय होते हैं, और अलग अलग सरकारों के भी होते हैं। उसका कारण शिक्षा कैसे विषय के अंदर आएगा, आपके समवर्ती सूची के अंदर। इसके अलावा जनसंख्या को ले लो, वो भी किसके अंतर्गत आएगी, आपके यहाँ पर वन को ले लो। ये आपके ऐसे विषय होते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची। यानी इन दोनों के ऊपर कौन कानून बना सकती है, दोनों सरकारें कानून बना सकती है इन विषयों के ऊपर। ये तो समझ में आता है कि इन दोनों पे बनाएगी, जहां पे विरोध होगा वहां पे केंद्र सरकार को मान्य होगा। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो ना तो इन तीनों सूचियों में नहीं लिखे हुए हैं, उनको हम कहते हैं अवशिष्ट विषय, और ये जो विषय होते हैं इनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में, अनुसूची 7 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 246 में इसके बारे में लिखा हुआ। अब बात क्या थी, अभी आपको यहां तक मैंने क्यों इतना समझाया आपको। अब देखो लिखा हुआ क्या है, राज्यसभा। देखो राज्यसभा मैंने कहा भारत की संसद है, उसका दूसरा सदन है, यानी उस सदन है। तो राज्यसभा कोई भी कानून बनाएगी या लोकसभा कोई भी कानून बनाएगी, कौन सी सूची पे बना सकती है, केंद्रीय सूची पे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, राज्य सूची का विषय। केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में तो वो कभी बना ही नहीं सकती। लेकिन ये आर्टिकल 249 केंद्र को, यानी हमारी संसद को ताकत देता है, शक्ति देता है कि राज्यसभा, क्योंकि ये सभा किसकी है, राज्यों की। कौन सी सूची पर कानून बनाना है, राज्य की सूची पर कानून बनाना है। तो राज्यसभा आसानी से बना सकती है, लोकसभा नहीं बना सकती है। तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही नहीं जब मन हुआ तो बना दिया राज्य केंद्र सरकार ने जाकर कि यहाँ पे राज्यसभा के थ्रू, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये चीजें यहाँ पर हमारा सेपरेशन कर रखा है, ताकतों का बंटवारा कर रखा है। अगर वायलेट हो जाएगी तो फिर संघात्मक सरकार का कोई मायने नहीं रहेंगे। इस वजह से ऐसा विषय जिसका कोई राष्ट्रीय महत्व हो, उस विषय को राज्यसभा इस आर्टिकल के तहत क्या करेगी, राज्य सूची के विषय को केंद्रीय सूची में ले आएगी और उस विषय को क्या घोषित कर देगी, राष्ट्रीय महत्व का, और उसमें नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके अंदर, और उस पे कानून बनाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, ये कानून बनने के बाद कितने साल तक, तो ये 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, इससे ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि फिर आप 1 साल तक कोई भी विषय का, कोई भी राज्य सूची का कोई भी विषय है, वो राष्ट्रीय महत्व का कब तक हो सकता है, 1 साल तक, तब तक तो प्रभावी रहेगा। 1 साल बाद फिर से वो किसमें चला जाएगा, राज्य सूची, यानी राज्य सरकार के पास चला जाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखते हैं, ऐसा बनाया है 249 के तहत बनाया गया कानून कितने तक वैध रहता है, तो 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, और इस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना आवश्यक है। पहली ताकत तो ये लोकसभा के पास में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास में। दूसरी बात है, आर्टिकल याद रखना आपको, एक 312 भारतीय संविधान के ये आर्टिकल है, इसको आपको 312, ये क्या बात करता है, अगर राज्यसभा को लगता है, राज्यसभा क्या कर सकती है, अखिल भारतीय राज्यसभा क्या कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। ये एक और स्पेशल अधिकार है किसको, आपके राज्यसभा को। 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का क्या किया जा सकता है, आपको गठन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, आपने कभी पढ़ा होगा, आईएएस जो ऑफिसर्स बनते हैं। भारत में 3 तरह की अखिल भारतीय सेवाएं, पहली आईएएस, दूसरी आईपीएस, तीसरी आईएफएस। ये दोनों जो पहली वाली है ये 1947 से ही शुरू हो गई थी, आपको पता होगा 1947 से शुरू हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनका जनक भी माना जाता है। तो 1947 से इसकी क्या हो गई शुरुआत, आईएएस और आईपीएस। आईएएस का अर्थ होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
फुल फॉर्म होता है हिंदी में आप कह सकते हो भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके अंदर जो आपके कलेक्टर्स वगैरह या जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, मुख्य सचिव बने या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी आयोग का अध्यक्ष बनता है, वो सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो आईएएस है ये एक अखिल भारतीय सेवा है। कब शुरू हुई थी? 1947 में। फिर बात करें आईपीएस, आईपीएस का अर्थ होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ये इसके लिए काम करती है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। इसमें जो एसपी या फिर इससे बड़े बड़े पद के जो कमिश्नर जो बनते हैं वो इसी सेवा से बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से। ये दोनों 1947 में। फिर एक और आई, इसकी आवश्यकता पड़ी। अब देखो पहले दो थी, 1966 में ये बनी आईएफएस। इसका मतलब इस अभी इसी आर्टिकल को यहां से समझ सकते हो। आर्टिकल 1966 में क्या हुआ, वहां के राज्यसभा को लगा, संसद को लगा कि दो तरह की हमारी सेवाएं हैं, एक और सेवा हो तो अच्छा रह सकता है। वो सेवा कौन सी थी? इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी भारतीय विदेश सेवा। जैसे हमारे सबके दूतावास होते हैं प्रत्येक देश के दूसरे देश के अंदर, तो वहां पे हमारे राजदूत जाते हैं, हमारे एम्बेसडर जाते हैं। वो कौन होते हैं? आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें क्या होता है? अच्छा नॉलेज होता है किसके बारे में? विदेश सेवा के बारे में। तो ये होती है आपके इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। ये 1960 में किसने बनाई? तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? राज्यसभा के पास था। राज्यसभा में इसको अभी 3 ही है, हो सकता है अगर भविष्य में उनको लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व कम है तो क्या कर सकती है राज्यसभा? ऐसी और सेवाएं क्या कर सकती है? बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं होती है, कभी आपको बताएंगे, क्योंकि इससे आप बड़े बड़े कलेक्टर्स वगैरह जो सब बनते हैं, पुलिस ऑफिसर्स या बड़े बड़े फॉरेनर्स, फॉरेन सर्विस में जो भी लोग जाते हैं वो इन सेवाओं के थ्रू जाते हैं। तो राज्यसभा को ये 2 स्पेशल अधिकार प्राप्त है। तो ये बातें थी हमारी राज्यसभा के बारे में। कल हम बात करेंगे संसद की शक्तियां क्या है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों अगर कंबाइन हो जाए और तीनों की शक्तियां क्या है। तो आपको अच्छे से इन चीजों को याद रखना है। बहुत ये 2 इंपोर्टेंट आपको फैक्ट्स याद रखने, क्योंकि आपको सवाल पूछा जा सकता है 10th क्लास के बोर्ड में कि जो ऐसी शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। तो ये 2, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312। तो आप हमारी क्लास देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।